Good morning, class. I am myself शीतल जाट and I am your social science teacher. तो आज अपन सबसे पहले सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ऑन इक्वालिटी। तो ऑन इक्वालिटी से हमें क्या समझ में आता है कि समानता। इक्वालिटी मतलब क्या होता है? समानता। तो ये पूरी स्टोरी बेस्ड चैप्टर है, तो आपको इसे स्टोरी से समझ में आएगा। इसमें बहुत सारी स्टोरीज दे रखी है ना। तो उस स्टोरी से हम समझेंगे कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है और डीपली, ठीक है। तो ये देखिए कि स्टोरी ऑन इलेक्शन डे। इलेक्शन का दिन है, चुनाव का दिन है। कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। वोट देने के लिए वो एज ए लाइन में खड़े हुए हैं। तो उस फ्रेंड कांता बोलती है कि इट्स नॉट गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ अवर कंट्री, इवन जैन साहेब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विथ अस। मतलब वो यूँ बोलती है कि आज हम सब एक जैसे लाइन में खड़े हुए हैं, बिल्कुल इक्वल सिटीजन्स, इक्वल लोगों की तरह। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे वो एक वर्कर थी और जो जैन साहब थे वो क्या थे, बड़े लोग थे। तो मतलब उसको ऐसा कि हम सब एक ही लाइन में खड़े हुए हैं, तो आज उसको अच्छा लग रहा है कि हम सब एक इक्वल सिटीजन के हिसाब से खड़े हुए हैं। तो उसकी फ्रेंड बोलती है यस। तो फिर उसके बाद में फ्रेंड बोलती है उसकी कि गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। मतलब तुम्हारा टर्न आ गया है, जाओ। फिर वो वोट देती है। तो वो बोलती है आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। मतलब वो बोलती है कि मैं उसी को वोट दूंगी जो मतलब हमारी कॉलोनी में जो पाइप वाटर की ये सब समस्या आ रही है वो सब सही कर देगा। India is a democracy. In the class 6th book, we looked at the key elements of democratic government. This includes people's participation, the resolution of conflict, and equality and justice. Equality is a key feature of democracy and influence of all aspects of its functioning. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी। इस चैप्टर में आप क्या डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया क्या एक लोकतंत्र देश है, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। इक्वालिटी क्या होती है ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अपन कांतास की स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये सब ऐसे लाइन में खड़े हुए हैं। ये टीचर है, ये ट्रेडर है, ये स्टूडेंट है, ये डोमेस्टिक वर्कर है ना, ये आर्टिशन है, ये हाउसवाइफ है, कंसल्टेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, ये मीडिया पर्सन, ये अनएम्प्लॉयड और ये इंडस्ट्रियलाइजेशंस में है। तो फिर आफ्टरवर्ड्स मतलब उसके बाद में बोलते हैं वी विल सी यू लेटर कांता। मतलब उसके फ्रेंड बोलती है कि ठीक है अपन बाद में मिलते हैं। तो सामने उनको जैन साहब दिख जाते हैं। तो जैन साहब बोलते हैं कि यस वो बोलती है कि नमस्ते साहब। फिर वो उसकी फ्रेंड से बात करती है कि गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। मतलब मेरी जो गुड़िया है वो बहुत बीमार है और उससे मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है। अब मैं जैन साहब के यहाँ पर मतलब अपना काम करने के लिए जा रही हूँ। वो वहाँ पर क्या थी, वर्कर थी, डोमेस्टिक वर्कर थी। तो मैं काम करने जा रही हूँ और उनसे कुछ एडवांस मांग लूँगी। फिर वो उसकी बच्ची को बोलती है कि हियर हैव सम ऑफ दिस यू फील बेटर। मतलब तुम ये दूध पी लो, तुम्हें मतलब अच्छा लगेगा, बेटर फील होगा। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग आई विल गो ऑन हॉस्पिटल। में शाम को होंगी जब अपन हॉस्पिटल चलेंगे। फिर जब वो उसकी कॉलोनी के बाहर निकलती तो देखती कि यहाँ पर कितना गंदा पड़ा हुआ है। गुड़िया मतलब जो उसकी बीमार है वो इसी वजह से है कि जो बस्ती है वो क्या है, क्लीन नहीं है, बहुत गंदी हो रही है। फिर यूँ उसके बाद में वो यहाँ पर साफ़ सफाई करती है। तो उसको यूँ बोलते हैं, उसकी जो मालकिन होती है वो बोलती है मेक श्योर टू डू मतलब अच्छे से कॉर्नर जो है वो प्रॉपरली साफ़ करना। हियर योर्स एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। मतलब वही उसको बोलती है कि मैं तुम्हें इस बार एडवांस दे रही हूँ, अगली बार से मुझसे एडवांस मत मांगना और इसे अपनी आदत मत बना लेना। तो वो उसे बोलती है मतलब कांता कि हाँ ठीक है, ओके, नो मैडम, मैं ऐसा नहीं करूँगी, ठीक है। इक्वल राइट टू वोट। मतलब ये पूरी एक कहानी थी जिस तरीके से मतलब वो लोग वो काम करने जाती थी। तो उसकी बच्ची बहुत बीमार थी। फिर उसने उसकी मालकिन से थोड़ा सा एडवांस मांगा था। तो उसकी मालकिन ने उससे बोला कि ये मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ, अब अगली बार से इस तरीके से नहीं दूँगी, मतलब एडवांस पैसे नहीं दूँगी, इसे अपनी हैबिट मत बना लेना। उसकी गुड़िया बहुत बीमार रहती है, ठीक है, इसलिए वो पैसे मांगती है। इक्वल राइट टू वोट। द स्टोरी अबाउ बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग इन द कास्ट टू हर वोट। ये स्टोरी कैसे बिगिन होती है, कांता से जो कि वो वोट की लाइन में खड़ी थी। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विथ हर। दूसरे लोग भी इस लाइन में खड़े हुए थे। कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल। जो कांता के रिकॉग्नाइज मतलब वो एम्प्लॉयर से मिलती जो अशोक जैन और छोटे लाल थे। हर नेबर जो उसके पड़ोसी थे। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया all adults irrespective of what religion they belong to, how much education they have had,
व्हाट कास्ट दे आर और वेदर दे आर रिच और पुअर, मतलब कोई भी गरीब हो या कोई भी अमीर हो, कोई भी एजुकेटेड हो या नहीं एजुकेटेड हो, सबको वोट देने का अधिकार होता है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6 बुक इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। ये क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब होता है कि जो भी 18+ होते हैं उन्हें वोट देने का पूरा पूरा अधिकार होता है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री एंड वेल्थ एंड कम्युनिटीज to has one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of the others because each of them has one vote. मतलब कांता बहुत खुश रहती है कि हम सब एक ही लाइन में खड़े हुए हैं और वोट दे रहे हैं, क्योंकि हर एक का वोट बहुत ज़रूरी होता है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। What is makes Kanta unsure? Let's take look at day in her life. She lives in a slum and drain behind her house. उसके घर के आसपास क्या था, नाले थे और ड्रेन, मतलब बहुत पानी भरा हुआ था। हर डॉटर इज सिक, उसकी बच्ची इसीलिए बीमार थी, बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स बोरो मनी। पर वो दिन में उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जा पाई, क्योंकि उससे क्या करना था, काम करने जाना था और पैसे उधार लेके आने पड़े थे उसके एम्प्लॉयर्स, उसके हिसाब से, क्योंकि उसको उसकी बच्ची को डॉक्टर को दिखाना था। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट। उसकी जॉब क्या थी, डोमेस्टिक हेल्प, मतलब वहाँ पर काम करने की थी, ठीक है। एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग टाइम। फिर शाम को उसको क्या खड़ा यहाँ पर इतनी लंबी लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ा, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी भीड़ लगती है, जो सारे पुअर्स लोग होते हैं उन्हें इस तरीके से, मतलब जो गरीब होते हैं उन्हें इस तरीके से यहाँ पर लाइन में खड़े रहना पड़ता है। जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, वो अपनी बच्ची को बोलती है कि थोड़े मिनट और रुक जाओ बेटा, जेन मैडम एंड जेन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू। मतलब वो यूँ सोचती है कि जो जेन मैडम थे, जो उसके साहब थे, वो वोट की लाइन में तो खड़े हुए थे, बट यहाँ पर इस तरीके से उनको यहाँ पर खड़े नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि वो तो क्या करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके फटाफट इलाज करा सकते हैं, ठीक है। पर उसकी बच्ची सीखते तो उसे ऐसे लाइन में यहाँ पर खड़े रहना पड़ रहा है, वो ऐसा सोच रही थी मन में। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, दूसरे तरीके से अपन इक्वालिटी की बात करते हैं तो कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु गेव द राइट टू वोट। कांता जी के जैसे बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जिन्हें वोट देने का पूरा अधिकार है, और जो डेली लिविंग वर्किंग कंडीशन में इक्वली तरीके से, इक्वल वोट तरीके से डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं। मतलब वो हर वोट देने वाला इंसान क्या होता है, इक्वल होता है। हर किसी का वोट क्या होता है, हमारे लिए ज़रूरी होता है, भले वो पुअर हो या अमीर हो या गरीब हो, कैसा भी हो, कोई भी अलग समाज का हो या कोई अलग कास्ट का हो, अलग रिलीजन का, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें यही बताया गया है। वन ऑफ मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। सबसे मेन यहाँ पर एक इनइक्वालिटी का मतलब असमानता का कारण हमारे भारत में ये भी है, क्योंकि यहाँ पर हम कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा मानते हैं। If you are live in rural area, your caste identity is something that you have probably learned or experienced very young. If you live in the urban area, some of might think that people no longer believe in caste. अगर आप कोई गरीब मतलब बस्तियों में रहते हैं तो आपकी कास्ट को बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई किया जाता है, और अगर आप बहुत अर्बन एरिया में, बहुत अच्छे शहरी इलाके में रहते हैं, बड़ी सिटी में रहते हैं, तो वहाँ आपके कास्ट को इतना मायने नहीं रखा जाता है। बट जस्ट लुक एट दिस matrimonials shown as leading English newspaper, so you will see how important the issue of caste continues in the minds of highly educated urban Indians. Now let us read story about the experience of Dalit child. Dalit child की बात करें हम, दलित मीन्स क्या होता है, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। You have already read about Dalits in the class 6. आपने क्लास 6 में दलित के बारे में पढ़ा होगा। दलित इज़ अ टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट। दलित मतलब क्या होता है, जो बहुत लोअर कास्ट, मतलब जो ST SC के लोग होते हैं ना, उन्हें दलित बोला जाता है, ठीक है। इनके साथ भी बहुत डिस्क्रिमिनेटेड किया जाता है। तो किससे क्या डिस्क्रिमिनेटेड किया था वो अपन आगे स्टोरी में पढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे 1950 से 2013 तक का उनका डेट ऑफ बर्थ और डेथ का टाइमिंग है। इज़ अ फेमस दलित राइटर। ये क्या है, एक फेमस दलित राइटर है। इन इज ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब लिखना, बायोग्राफी मतलब ऑटो मतलब, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी मतलब सीधी तरीके से ये होता है कि जो खुद से लिखी हुई किताब होती है ना, उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। जूटन पे लिखी गई थी एक ऑटोबायोग्राफी दलित की लाइफ के बारे में। ही राइट्स आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन क्लास। उसमें वो बताते हैं कि मुझे
बिल्कुल अलग ही क्लास में बिल्कुल अलग बिठाया जाता था, फ्लोर पे ज़मीन पे बिठाया जाता था और मुझसे सारे स्कूल के काम कराए जाते थे, है ना। और मुझसे जो वहाँ के दरवाजे थे, खिड़कियाँ थी, वो सब भी साफ़ करने को बोलते थे। और व्हेन ही वॉज इन क्लास फोर्थ द हेडमास्टर आस्क्ड, जब वो क्लास फोर्थ में थे तो जो उनके हेडमास्टर थे, जो सर थे, वो ओम प्रकाश को क्या बोलते थे, पूरा ग्राउंड साफ़ करने को बोलते थे। ग्राउंड बहुत बड़ा रहता था तो उसको पूरा साफ़ करने को बोलते थे, और वो कितने छोटे थे। द प्लेग्राउंड वॉज वेरी लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक्स कुड हैंडल एंड, पर फिर भी मैं उसे पूरा क्लीन करता था, है ना। माई फेस वॉज कवर्ड विथ डस्ट, तो उनके क्या पूरा फेस जो होता था वो पूरा डस्ट में, धूल में हो जाता था। तो देखिए आप इससे क्या समझते हैं कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं वो एक दलित थे तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। मतलब एक मैं आपको अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो जो अपनी रामचरितमानस लिखी गई है वो भी क्या है, वाल्मीकि ने ही लिखी है। तो मतलब वो हम इतने अच्छे से पढ़ते हैं, उसको इतना सम्मान देते हैं, और यहाँ पर जब दलित में उनकी जो मतलब उनसे ये काम करवाया गया, मतलब हम लोग भी कितने दोगला व्यवहार करते हैं। मतलब कास्ट सिस्टम पे, रिलीजन सिस्टम पे हम लोग कितने बेकार हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। द अदर चिल्ड्रंस इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग, मतलब दूसरे जो बच्चे थे क्लास के वो क्या करते थे, पढ़ाई करते थे, और मैं क्या करता था, वहाँ का झाड़ू पोछा और ये सब करता था। वो बताते हैं स्टोरी में, हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन दिस रूम एंड वॉचिंग में, हेडमास्टर क्या करते थे, रूम में ही बैठे रहते थे और मुझे देखते रहते थे, वॉच करते थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ड्रिंक ऑफ वाटर, मुझे ड्रिंक मतलब पानी पीने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता था। स्वेप द होल डे, में पूरे दिन भर वहीं बैठा रहता था, डोर्स विंडोज सब साफ करता था। ओम प्रकाश वॉज मेड अप टू स्वीप स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर नेक्स्ट कपल डेज, और ओम प्रकाश क्या थे, वहाँ पर पूरा स्कूल साफ करते थे। कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, he said loudly from them to hear, you are a teacher, so I am leaving now, but remember this much master, he will study that right here in this school, and not just him। मतलब उनके फादर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि मतलब उनका जो सन है, उनका जो बेटा है, इस तरीके से स्कूल में काम कर रहा है, तो वो हेडमास्टर को बहुत चिल्लाते हैं और उसे मतलब उनके जो बच्चे को वहाँ से फ़ौरन लेके चल जाते हैं। द सेकेंड स्टोरी, अब वो पहली स्टोरी तो मतलब कंप्लीट हुई, यहाँ पर जो मतलब झूठन द लाइफ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि की थी, ठीक है। अब सेकेंड स्टोरी में क्या बताया गया था, सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन दैन इंसिडेंट दैन टुक प्लेस इन वन ऑफ द इंडिया लार्जर सिटीज़। ये अच्छी इंडिया की बड़ी सिटी की मतलब एक स्टोरी है, इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इज मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इट इज़ ए स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसिज अंसारी। मिस्टर एंड मिसिज अंसारी की स्टोरी है कि वो रेंट में मतलब एक मकान ढूंढना चाहते हैं, तो वो जो दे हैड अ मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम, मतलब उनके पास मनी की, पैसों की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो रेंट से मकान ढूंढना चाहते हैं। उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि उनको कोई पैसे से रिलेटेड दिक्कत है, तो वो प्रॉपर्टी डीलर को बोलते हैं हेल्प करने के लिए कि हमें कोई अच्छा सा मकान दिखवा दे। द डीलर इन्फॉर्म दैट वी न्यू अबाउट क्वाइक अ फ्यू अपार्टमेंट दैट वॉट अवेलेबल फ्रॉम रेंट, मतलब जो डीलर होता है वो बहुत सारे उनको अपार्टमेंट्स बताता है रेंट के लिए, है ना। तो दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट, जब वो फर्स्ट अपार्टमेंट पे जाते हैं अंसारीज, तो उनको बहुत पसंद आता है वो घर, और वो सोचते हैं कि हम यही वाला लेंगे। हाउएवर व्हेन द लैंडलेडी, जो मतलब मकान मालिक होती है, वो उन्हें उनका नेम पूछती है, उसके बाद उन्हें एक्सक्यूज़ कर देती है कि नहीं, हम आपको रेंट से मकान नहीं दे सकते, क्योंकि हु एट मीट बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट्स, मतलब ये जो, तो मतलब पहले जो रहते हैं ये लोग, जो इनकी लैंडलेडी थी, पहले वाले जो अपार्टमेंट में गए थे वहाँ मना कर दिया था, और उनने क्या बोल दिया था कि यहाँ पर सिर्फ नॉन वेजिटेरियन जो बिल्डिंग में है, डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन, यहाँ पर कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं रहता है, ठीक है। बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज, जो प्रॉपर्टी डीलर से और जो अंसारी से वो एकदम सरप्राइज हुए, क्योंकि पास में से ही वहाँ पर फ़िश की स्मेल आ रही थी नेबर में से। मतलब कितना झूठ बोल रहे थे, कितना गलत एक्सक्यूज़ दे रहे थे। ऐसे ही रिपीटेड जो सेकंड अपार्टमेंट में गए, थर्ड अपार्टमेंट में गए, यही एक्सक्यूज़ रिपीट करा गया, मतलब यही वापस बोला गया। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम एंड दे माइट वांट टू चेंज देयर, मतलब जो प्रॉपर्टी डीलर था वो अंसारीज को बोल रहा था कि आप अपना सरनेम चेंज कर लो और मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर लो। द अंसारीज वॉज reluctant टू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक some more. In the end it took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them place on rent, मतलब एंड मोमेंट तक, जब मतलब बहुत लास्ट में उन्हें एक रहने के लिए जगह मिल गई थी। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, डिग्निटी मतलब क्या होता है, इज्जत।
You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, भले मेल हो फीमेल हो, पर उनके लिए क्या डिटरमाइंड होता है, ट्रीटेड अनइक्वली। अनइक्वली जो होती है वो कभी भी ट्रीटेड नहीं करनी चाहिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली। जो ओम प्रकाश और वाल्मीकि के साथ हुआ, ये सब जो बेसिस डिफरेंस थे काय पे थे, कास्ट पे थे और रिलीजन पे थे, ठीक है। व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। जब पर्सन्स की जो हम ऐसे अनइक्वली ट्रीट करते हैं तो उनकी क्या डिग्निटी, जो इज्जत है वो क्या होती है, कम होती है और ख़राब होती है, मतलब गिरती है, ठीक है। तो कितना बुरा लगता है उन्हें। आप खुद सोचिए, अगर आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो अपने को कैसा लगेगा। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वर वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे ऑफ विच दे आर ट्रीटेड। मतलब उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ में जो किया गया उसके स्कूलमेट्स और टीचर्स ने, वो क्या हुआ, उसकी डिग्निटी को हर्ट करा, ठीक है, उसकी इज्जत पे हर्ट हुआ। और जो अंसारीज के साथ में किया गया वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। इसमें यही पैराग्राफ में बताया गया है। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। वो इस तरीके का व्यवहार भी डिजर्व नहीं करते थे सबसे। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। वो भी क्या करते थे, सेम रिस्पेक्ट, सेम इज्जत, ऐसी डिग्निटी रखना चाहते थे जैसे हम सब लोग भी रहते हैं, पर उनके साथ कास्ट और रिलीजन के बेस्ड पे बहुत गलत व्यवहार किया गया। इक्वेलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है कि हर एक पर्सन क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल या फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन्स, ट्राइब्स, एजुकेशनल, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, सब क्या है, इक्वल है। दिस इज नॉट टू से दैट अनइक्वली चीजेस टू एग्जिस्ट, if does not, but at least in democratic India the principle of equality of all persons is recognized। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमारे लिए सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। पहला कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिद्धांत है कि एवरी पर्सन, हर एक पर्सन क्या है, इक्वल है लॉ के हिसाब से। What this means is that every person from the president of the country to कांता a domestic worker, कांता क्या थी, डोमेस्टिक वर्कर थी, हैज़ टू ओबे द सेम लॉज, वो भी सेम लॉज के हिसाब से मतलब उसकी भी मतलब सेम डिग्निटी थी, उसके साथ भी मतलब जो व्यवहार किया गया वो गलत किया गया। सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, प्लेस और बर्थ। कोई भी पर्सन जो है वो डिस्क्रिमिनेटेड, भेदभाव नहीं कर सकता है रिलीजन, कास्ट और इनके मतलब इनके बेसिस पे, फीमेल हो या मेल हो, किसी के साथ भी नहीं। तो अब तो जेल भी हो सकती है अगर अपन ने किसी के साथ ऐसा व्यवहार करा। एंड द थर्ड इज एवरी पर्सन हैज़ टू एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूड प्ले ग्राउंड, होटल, शॉप्स, मार्केट। यहाँ पर हर एक इंसान जा सकता है, यहाँ पर कोई भी जाने के लिए किसी को भी रोक टोक नहीं की जा सकती है, ठीक है। ऑल पर्सन, सारे पर्सन को पब्लिक सिटी में वेल्स, रोड्स, बाथिंग, सब चीज़ें यूज़ करने का पूरा पूरा हक है। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश। जो अनटचेबिलिटी, छुआछूत के हिसाब से जो पहले काम करते थे वो अब बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो चुका है। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through the laws and second through the government programs और schemes। जैसे तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स, स्कीम्स निकाली थी कम्युनिटीज़ के लिए। ये क्या क्या थी, देखो अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम निकाली थी, मतलब सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में खाने के लिए जो प्रथा होती है वो। दिस रिफर्स टू द प्रोग्राम इंक्लूडेड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच, है ना। लंच उनका जो चिल्ड्रंस का सारा का था वो सब गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। तमिलनाडु हमारा पहला देश है ऐसा जहाँ पर सबसे पहले ये स्कीम निकाली गई थी, ठीक है। एंड 2001 द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टू बिगिन दिस प्रोग्राम। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि सारे स्टेट गवर्नमेंट में ये प्रोग्राम स्कूल्स का विद इन 6 मंथ में स्टार्ट हो जाना चाहिए। दिस प्रोग्राम हैज हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। इसके प्रोग्राम के बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आए। दिस इंक्लूड द फैक्ट मोर, जो बहुत सारे गरीब जो बच्चे थे वो यहाँ पर रेगुलर स्कूल आने लगे खाने के लिए, क्योंकि उन्हें घर पे खाना भी ढंग से नहीं मिल पाता था, तो खाना भी उन्हें यहाँ पर अच्छे से मिल पाता था। सारे चिल्ड्रंस बहुत खुश थे, सारे टीचर्स बहुत सपोर्टेड थे और इससे उन्हें बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी मिले। कुक द मील, है ना, जो दलित वुमेंस थी जो मतलब काम करने जाती थी, उन्हें टाइम नहीं मिलता था, उनके लिए भी यहाँ से
खाने की सुविधा हो जाती थी। जो ये प्रोग्राम, इससे क्या हुआ, जो भी गरीब बच्चे थे, जो भी भूखे बच्चे थे, उनकी बहुत ज़्यादा स्टमक मतलब उनका खाली नहीं रहा, पेट खाली नहीं रहा, उनके सबके पेट भरेगा। ये स्कीम से बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वेलिटी और अपॉर्चुनिटी, देयर इज मच स्टिल नीड्स टू बी डन। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन। इस मिड डे मील प्रोग्राम से बच्चों की अटेंडेंस भी बढ़ने लगी थी। सारे जो गरीब बच्चे थे वो रेगुलर स्कूल आने लगे थे। Even today there are several schools in the country in the Dalit children's like ओम प्रकाश वाल्मीकि, जैसे वाल्मीकि के साथ व्यवहार हुआ था, जो डिस्क्रिमिनेटेड हुआ था, जो ट्रीट किया गया था, अब ये सब मतलब बहुत बंद हुआ और आगे नहीं होने लगा। द चिल्ड्रंस आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशन इन देयर डिग्निटी इज नॉट respected. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. One of the main reasons for this is that attitudes change very slowly even though persons are aware that discrimination is against the law. मतलब सारे ही लोग इस चीज़ के लिए बहुत अवेयर हुए, सारे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हुए। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस। इन सारी चीज़ों के खिलाफ मतलब रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब बंद होने लगा। एंड बिकॉज दे आर वुमन, इट इज़ ओनली when people begin to believe there is no inferior and that every person deserves to be treated with dignity. हर persons के लिए अपनी इज्जत बहुत ज़रूरी है। that person attitudes can change and India contribute to you will read about in this book next chapter। मतलब next chapter में अपन और इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका पॉइंट है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वालिटी एंड वेन द स्ट्रगल फ्रॉम इक्वालिटी कंटिन्यूज अराउंड द वर्ल्ड। मतलब जो इंडिया है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतंत्र देश है, यहाँ पर अनइक्वालिटी जैसी कोई भी चीज़ या डिग्निटी हर्ट करने जैसी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। The truth is that many democratic countries around the world, the issues of equality continues to the key issue around which communities struggle. So, for example, the United States of America, the African Americans whose ancestors were the slaves and brought over the Africa continue to describe their lives today as largely unequal. This despite the fact of movement in 1950s to push to फॉर इक्वल राइट्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स। मतलब जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे और जो नॉर्मली वाइट मतलब जो गोरे लोग थे और जो काले लोग थे, इनके बीच में मतलब क्या होता था, अपन ने पढ़ते हैं रोज़ा पार्क्स 1913 से 2005 तक जो थे वो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थे, ट्राइड फ्रॉम अ लॉन्ग डे ऑफ अ वर्क एंड शी रिफ्यूज़ टू गिव अप अ सीट ऑफ अ बस वाइट मैन। मतलब इसमें क्या होता था, जो गोरे लोग और काले लोग थे तो गोरे लोगों के लिए अलग स्कूल खोले जाते थे, अलग बसें चलाई जाती थी, उसमें ये जो काले अफ्रीकन लोग थे ये नहीं बैठ सकते थे, इन्हें मना कर दिया जाता था, है ना। ही रिफ्यूज़ल दैट डे स्टार्टेड अ यूथ अगेंस्ट द अनइक्वल बेस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स एंड ट्रीटेड टू कैम टू नोन एज सिविल राइट्स मूवमेंट। इस मूवमेंट को क्या नाम दिया गया था, सिविल राइट मूवमेंट्स। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। ये सिविल राइट एक्ट कब खत्म हुआ, 1964 में प्रोहिबिटेड हुआ, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल द स्कूल्स वुड ओपन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन। इसके लिए सारे स्कूल्स मतलब जो स्कूल में बच्चे पढ़ते थे अफ्रीकन भी और अमेरिकन चिल्ड्रंस भी, तो ये बहुत टाइम तक मतलब नहीं चला। स्पेशली मतलब उसके बाद में क्या होता है, जो मेजोरिटी थी अफ्रीकन की, अमेरिकन्स की, कंटिन्यू क्या करा, जो पुअर लोग थे, जो गरीब बच्चे, तो मतलब जो पुअरेस्ट थे इस कंट्री में, उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते थे। फीवर फैसिलिटीज़, वहाँ की फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, टीचर्स भी बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं थे, उनको वहाँ पर भेजा जाता था। और जो गोरे लोग थे इनको क्या करते थे, प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता था और अच्छी पढ़ाई करवाती थी और हाईली रेटेड एज प्राइवेट और अच्छी टीचर्स की क्वालिफिकेशन के साथ और प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता था। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। कोई भी कंट्री ऐसा डिस्क्राइब नहीं कर सकती वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक है, कम्प्लीटली लोकतांत्रिक है। देर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपांड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फ्रॉम अ ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी एज वेल एज न्यू इशूज़।
सेंट्रल टू द स्ट्रगल फॉर अ रिकॉग्नाइजेशन फॉर ऑल पर्सन्स एज इक्वल एंड डिग्निटी टू बी मेंटेन। हमें सारे पर्सनों में इक्वली रहना चाहिए और डिग्निटी को मेंटेन रखना चाहिए, अपनी इज्जत को मेंटेन करके रखना चाहिए। In this book, you will read about these issues of equality affects various aspects of our daily lives in democratic India. As you read this chapter, think about whether the equality for all the persons and being able to maintain their dignities upheld. हमें हमारी इज्जत को मेंटेन रखना चाहिए, बना के रखना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इशू होता है, हमें आगे उसके लिए लड़ना चाहिए। कभी भी इस तरीके से जैसा वाल्मीकि के साथ, अंसारी के साथ हुआ, ऐसा व्यवहार कभी भी हमारे साथ नहीं होना चाहिए। यही हमें इस पूरे चैप्टर में बताया गया कि इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है, इक्वेलिटी समानता का मतलब क्या होता है। तो इस स्टोरी के बेस से आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को घर पे रीड करिए, है ना, और अच्छे से आपको समझ में। और इसकी PDF तो आपके पास आई गई होगी, तो आप क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।